iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वो कवर करने वाले हैं। आपको मालूम है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, और इस टॉपिक को जैसे ही हम लोग कवर कर लेंगे तो एनसीईआरटी का जो हमारा एक एक्सरसाइज है तो वो 3.1 का वो पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा। उसका सारा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस सब लगने लगेंगे, क्योंकि उसमें इसके यूजेस हैं, और जो मैंने पहले पढ़ाया था उसका और इसका, इन दोनों का यूजेस हैं। तो आइए इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको जो है जो कवर करवाया था तो वो सब जाकर जरूर देख लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। और अपने लास्ट वाली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लिखवाया था मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, उसको कर लेना है। उसको कर लोगे तो फिर आपको आर से सवाल का भी क्वेश्चन लगने लगेगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं किसका, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर बोलते हैं। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर इसका नाम है। तो रो मैट्रिक्स बोलते हैं किसको, मैट्रिक्स आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि मैट्रिक्स क्या है हमारा। अब रो मैट्रिक्स क्या है वो देख लो। बोल रहा है कि अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। मैंने बताया था आपको अपने पिछले वाले लेक्चर में कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रो और कॉलम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब समझो बात को कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा, एक रो, इसके एक से ज़्यादा नहीं, तो वो हमारा कहलाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर्स। ठीक, हम लोग रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल में मैंने यहाँ लिख दिया, तो देखो तो आपको ये एक ही रो है, हालांकि कॉलम 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉलम है, मगर रो की अगर हम बात करेंगे तो एक ही रो है। तो कॉलम मेरा कितना भी रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 3 रहे, 2 रहे, इट डजेंट मैटर, वी हैव टू सी ओनली द रो। इफ इट इज वन रो देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट, रो मैट्रिक्स। तो हियर इट इज रो मैट्रिक्स, एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। तो अब देखो यहाँ पर हमें मालूम है कि ऑर्डर लिखते हैं, तो ऑर्डर में भी सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो क्योंकि एक ही रो है तो इसलिए एक लिखा है तो 1/4, क्योंकि 4 कॉलम है तो 1/4 लिख दिया। तो इट इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। तो आई होप सबको रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। आइए हम लोग बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। तो कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल वही है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉलम मैट्रिक्स बोलो या कॉलम वेक्टर बोलो। तो अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम, मतलब एक ही कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसी को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे और कॉलम वेक्टर कहेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में आपको लिख रखा है। तो देखो इसमें एक ही कॉलम है, मगर रो की बात करेंगे तो 1 2 3 4 रो है, बट कॉलम हमारा एक है। तो देखो मैंने इसका जो ऑर्डर लिखा है तो 4/1, तो पहले रो लिखाता है देन कॉलम लिखाता है, तो 4/1 के रो इसमें फॉर्म में लिख दिया। तो इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एक एग्जाम्पल बताइए जो कि कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स दोनों है। ऐसा मैट्रिक्स का एग्जांपल बताइए कि जो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स दोनों। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ये वाला कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज, यहाँ होगा विच इज रो एंड कॉलम बोथ। तो ऐसा एग्जांपल बताना है जो कि क्या हो कि रो और कॉलम मैट्रिक्स दोनों हो। तो देखो ये आपको एग्जांपल हो गया जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, इट इज कॉल्ड रो। आप उसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हो। बात समझ में आ रही है ना। तो रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा हमारा, कॉलम मैट्रिक्स भी वो कहलाएगा हमारा। अब हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल शेप, हमको समझ में आ रही बात, क्लियर ही हो रहा है कि रेक्टेंगल शेप में होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल शेप मीन दैट आयत, इसको आयत बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ सी, तो लेट ए इज इक्वल टू AIJ, मतलब कुछ एलिमेंट्स है अंदर में जो कि m/n के फॉर्म में है, m/n के ऑर्डर में है, वो m और n कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू इतना हो गया। बी अ गिवन मैट्रिक्स, कोई एक हमारा ऐसा मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो इट इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ, अगर m इज नॉट इक्वल टू n, अगर m और n हमारा इक्वल नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था, ये एग्जांपल देखा था, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है और ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। तो यहाँ देखो, तो क्या बोल रहा है कि जिसमें हमारा कि m और n, m क्या है हमारा नंबर ऑफ रो, n क्या है हमारा नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो यही बात मैंने यहाँ लिख दिया होगा कि दैट इज दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो जाएगा तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाने लगेंगे, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं चाहिए, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसी को हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में यहाँ है। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जो कि एक आपका 2/4 के ऑर्डर में है, 2/4 के ऑर्डर में। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर, क्योंकि यहाँ पर हमारा m और n दोनों इक्वल नहीं है, तो यही बोला गया था कि m और n इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी अगर हम देखें एग्जाम्पल में, तो यहाँ भी हमारा क्या है कि 3/2 के ऑर्डर में है हमारा, यानी कि 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप एक बात कह सकते हो कि सर ये तो हमारा ये जो है ये 1/1 का मैट्रिक्स है, तो क्या ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना, देखते हैं आप में से कितने लोग सही बता पाते हो कि क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं तो फिर कौन सा मैट्रिक्स है वो हमारा। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे। तो आपको आई होप से समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही फर्दर 2 डिवीजन है, वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए रिलेशंस, अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 टाइप हैं, ठीक है ना। एक है हमारा क्या कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और एक है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो नाम से समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टली जो आपका जो होता है हॉरिजॉन्टल लेटा होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी कि खड़ा वाला। तो अब एक जो आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और जो खड़ा जो होगा व्हाट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ रो जो है हमारा वो स्मॉलर देन होगा नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि नंबर ऑफ रो कम होगा, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल में कि अगर लिखा है कि 2 4 5 6 8 ना 3 2 1 0 6, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया किसका। देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम देखो तो 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। तो नंबर ऑफ रो छोटा है हमारा, है ना, नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारा ज़्यादा है, 5 है। तो ये कहलाएगा हमारा कि एग्जांपल हो गया किसका, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। देखो तो ये आपका हॉरिजॉन्टल वे में हो गया, क्लियर है। तो नंबर ऑफ रो जो है हमारा वो लेस होगा नंबर ऑफ कॉलम के। तो नंबर ऑफ रो जब लेस होगा तो हम कहेंगे उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल यानी कि खड़ा वाला जो होता है ना, तो वर्टिकली जो होता है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ जो आपका रो है वो ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कॉलम कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 2 5 6 8 9 4 3 1, तो ये जो है हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये कहलाएगा हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका रो देखो 1 2 3 4 रो है, और कॉलम देखो तो 1 2 कॉलम है, तो 4/2 का जो है ये मैट्रिक्स है हमारा। तो ये इसमें क्या है हमारा नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम कम है, तो इसको कहेंगे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल। तो आई होप सो आपको जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो 2 टाइप है वो दो टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। आइए अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को कवर करते हैं। तो रिलेशंस आइए अब हम लोग जो है करते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, देखो ये 4th टाइप है, 3 टाइप हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। 4था टाइप हमारा क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो लेट ए
AIJ ये हमारा एलिमेंट्स है ना मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर का है, m/n ऑर्डर का है, वो कुछ भी हो सकता है हमारा, अंदर में कितना भी एलिमेंट हो सकता है और वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है हमारा। बी अ गिवन मैट्रिक्स, अगर ये हमारा एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो देन इट इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तब हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे कब, इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इफ m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, तब उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इफ द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो हमारा वो कहलाता था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उसमें हम लोगों ने दो टाइप भी देखा था कि एक वर्टिकल मैट्रिक्स एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो उसी तरीके से अब अगर हमारा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल में देख लो, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 रो है एंड 2 कॉलम है, तो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम, सो इट विल बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली हियर आल्सो दैट सी नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3 एंड नंबर ऑफ रोज आर 3, नंबर ऑफ रो भी हमारा 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी हमारा 3 है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब आइए यहाँ देखो, एक ये है हमारा क्या 4x4 का मैट्रिक्स, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रो कहेंगे। नंबर ऑफ रो कितना है हमारा 4 है एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारा है। अब एक बात याद रख लो, इसको तुम बिल्कुल गठ बहान लो, बैठा लो जहन में कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा 2 तरह का डायगोनल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 तरह के डायगोनल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 तरह का दो तरह का डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल देखो, ये हमारा डायगोनल देखो, डायगोनल दिखा रहा हूँ, सी ये डायगोनल देख रहे हो, तो ये डायगोनल को कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। मेन डायगोनल आपका यही है, मेन डायगोनल सबसे मेन अहम डायगोनल यही है हमारा, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। बात समझ में आ रहा है, तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया ये हमारा। देन उसके बाद ये वाला जो डायगोनल है सर, इस डायगोनल को क्या बोलते हैं, और इस डायगोनल का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है मैट्रिक्स में, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस था वो प्रिंसिपल डायगोनल का था। इस वाले डायगोनल को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। बस समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल डायगोनल, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी डायगोनल। तो देयर आर 2 डायगोनल्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा 2 डायगोनल होंगे, एक प्रिंसिपल डायगोनल और एक सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल सबसे इंपॉर्टेंट डायगोनल है हमारा, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी डायगोनल। आइए अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, टाइप नंबर 5, ये 5th हो गया है ना। टाइप 4 देख लीजिए हम लोगों ने, 5th में क्या है हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ये हम लोग बात करते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ at least one element of the principal diagonal is non-zero। तो अगर हमारा प्रिंसिपल डायगोनल का कम से कम एक एलिमेंट अगर नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं, नॉन जीरो हुआ, और केवल नॉन जीरो एंड और रेस्ट ऑफ ऑल आर जीरो, और उसके अलावा सारा का सारा जीरो हो जाए, वो होना भी जरूरी है। 2 बातें होना चाहिए। पहली बात तो ये कि प्रिंसिपल डायगोनल आपका कम से कम कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है वो सारे सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे उसको डायगोनल मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल में अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए में देखो मैं कैसा ले रहा हूँ ये देख लो कि 2 0 0 3 0 1 0 ओके 0 0 4
तो ये हमारा 3x3 का ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बोलेंगे भी। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल अगर हम देखें तो ये नॉन जीरो है, हमारा नॉन जीरो है, और बाकी इसके प्रिंसिपल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, वो आपके क्या हैं के जीरोज हैं। तो हम लोग कहेंगे कि इसको हाँ भाई ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, जैसे कि 0 0 0 0 1 0 0 0 0, एक मैंने ये ले लिया। अब इसका प्रिंसिपल डायगोनल देखो, तो दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, और ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल का कम से कम बोला था कि कम से कम एक भी एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो एक एलिमेंट है ना हमारा नॉन जीरो, अगर ये भी जीरो है था तो फिर ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता नहीं, फिर ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, वो स्क्वायर नहीं जीरो मैट्रिक्स हो जाता है, नल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, वो बात की बात है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, इट मीन्स दैट इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब इसको बिल्कुल जहन में बैठा लो कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए दो बातों का होना कंपलसरी है। पहली बात ये कि प्रिंसिपल डायगोनल का कम से कम एक ठो एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और उसके बाद उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। जो जब ये दो बातों को फुलफिल करेगा तो हम लोग बोल देंगे यस दैट मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज, इसको कैसे लिखते हैं अब वो देख लो, डिनोटेड एज कैसे इसको डिनोट करके लिखते हैं। अगर ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे कि देखो ए इज इक्वल टू डायगोनल है ना, और जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो दिया रहे लिखा रहेगा 2, 1, 4। तो देखो ये जो हमारा हो गया ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। कैसे? तो इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको जो है इस ए मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना ये प्रिंसिपल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स में जो भी होगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा और डायगोनल लिया रहेगा। तो इसमें देना कि प्रिंसिपल डायगोनल ये है हमारा, बाकी रेस्ट जो भी एलिमेंट्स है वो तो जीरो होगा हमारा, सारा सारा जीरो ही होगा। जैसे कि इसको अगर इसको मुझे लिखना पड़ा तो ये कैसे कहलाएगा हमारा कि बी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे कि बी इज इक्वल टू डायगोनल ना, और ब्रैकेट के अंदर जो इसके अंदर प्रिंसिपल एलिमेंट है, प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है हमारा 0 है, 1 है, 0 है, बस यही हो गया हमारा क्या कि इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर ये ऐसे अगर आपको लिखा रहा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसा लिखा रहा तो इसको आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं। बस समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है चीज़ें ना, क्लियर है, तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। तो आइए ये था हमारा 5th नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं नंबर 6 में, नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आइए हम लोग 6th टाइप जो है वो देख लेते हैं। तो 6th जो है हमारा क्या है स्केलर मैट्रिक्स। तो आइए स्केलर मैट्रिक्स देख लें कि स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं किसको। देखो मैंने इसको अभी चेंज नहीं करा, क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स इसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, तो वो क्यों क्या है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। किसको कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स को कहेंगे। ध्यान रखना जो डायगोनल मैट्रिक्स है हमारा वही स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो क्या होना चाहिए? इसका प्रिंसिपल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल एलिमेंट्स अगर इक्वल हुआ तो कहेंगे कि ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, एग्जांपल में एक मेरा ये क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका प्रिंसिपल एलिमेंट देखो अगर दिखना तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका प्रिंसिपल एलिमेंट के अलावा जो अदर एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे जीरो हैं और प्रिंसिपल एलिमेंट्स नॉन जीरो है। तो ये हमारा क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। और डायगोनल मैट्रिक्स ही आपका फर्दर स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब? उसमें एक कंडीशन और जुड़ जाएगा, जब प्रिंसिपल एलिमेंट सारा का सारा इक्वल होगा तब।
यानी कि प्रिंसिपल एलिमेंट अगर हमारा यहाँ पे 4 4 4 है तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे 2 2 2 2 होता तो भी हमारा होता। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे 0 0 0 0 होता तो क्या ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता? नहीं, तब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल एलिमेंट ही हमारा 0 हो गया सारा का सारा। तो जब प्रिंसिपल एलिमेंट सारा का सारा 0 हो जाएगा तो वो आपका नहीं कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। बस समझ आए ना। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में क्या है हमारा कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है और इसका प्रिंसिपल डायगोनल देखें तो दोनों इक्वल है हमारा 3 3, तो ये कहलाएगा हमारा क्या? स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? आइए अब हम लोग बात करते हैं जो 6th 7th है हमारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो एक रिलेशन समझो इस बात को, मतलब एक बात हमें समझ में यहाँ से आई कि जितना भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, जितना भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, सारा का सारा। देखो क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है। तो यानी कि जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मगर सारा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। सिमिलरली जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है वो सारे डायगोनल मैट्रिक्स होंगे और वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स भी होंगे। बस समझ आ रही ना, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है। तो जितना भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो सब क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, मगर सारे स्क्वायर मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होंगे, सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? यूनिट नाम से समझ में आने से 1 होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो उसमें क्या बोल रहा है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, तो अ डायगोनल मैट्रिक्स है ना इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, उसके प्रिंसिपल डायगोनल का, प्रिंसिपल डायगोनल बोले तो ये वाला डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। अगर उसका सारा का सारा डायगोनल 1 हुआ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे देखो ये एक हमारा मैट्रिक्स है ना, और ये इसका जो प्रिंसिपल आपका एलिमेंट जितना भी हो गया, ठीक है ना, अगर वो 1 होगा तभी जो है हमारा वो कहलाएगा। देखो ये जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, ये प्रिंसिपल एलिमेंट सारा का सारा 1 है। अगर ये 1 होगा तो ही कहेंगे हम लोग कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। उसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसको जो हम लोग लिखते हैं, ये मैं फिर से एक बार डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ कि अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a unit matrix और identity matrix। उसको identity matrix या unit matrix कहेंगे कब? if all the elements of principal diagonal का सारा elements are unity, वो सारा यूनिटी होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। अगर 1 हुआ तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा प्रिंसिपल, मतलब कि वो यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसके देखो इट इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट करते हैं कैसे? आई, ये आई है, आई ये एन, एन क्या है हमारा? स्मॉल एन क्या है यहाँ पे? वेयर एन इज द क्या है? एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एन क्या है हमारा? ऑर्डर है। तो आप बोलोगे सर ऑर्डर होता है वो तो एम बाय एन के फॉर्म में होता है, यहाँ पे सिर्फ एन दिया हुआ है, तो क्यों? बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसको अगर हम लोग इसका जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर देखो कितना होगा हमारा, तो ये 3 है, ठीक है ना। एम और एन दोनों इक्वल ही है ना, अरे मेरे भाई एम और एन तो दोनों इक्वल है, तो इसीलिए इसको जो हम लोग लिखेंगे कि I3 लिखेंगे। I3 का मतलब यही हो गया कि आइडेंटिटी में आई का मतलब क्या कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है, और 3 का मतलब है कि 3/3 ऑर्डर का होगा। और अगर यूनिटी मैट्रिक्स है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें मालूम कि सारा का सारा प्रिंसिपल डायगोनल 1 होगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल सारा का सारा 1, इधर भी 0 उधर भी 0, और 3 यहाँ पर ये शो कर दिया कि ये 3/3 का होगा हमारा, इसीलिए इसको जो है ऐसे लिखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो अभी एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना भी यूनिट मैट्रिक्स है सारा का सारा यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, सारा यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, और सारा यूनिट मैट्रिक्स आपको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा, और सारा यूनिट मैट्रिक्स आपको स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में बोला गया कि प्रिंसिपल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तो यूनिट मैट्रिक्स का भी तो प्रिंसिपल एलिमेंट्स इक्वल था। अरे ये जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स था 1 0 0 0 1 0
0 0 1। तो ये इसका भी तो प्रिंसिपल जो डायगोनल है वो सारा का सारा इक्वल है, और इक्वल होने के बाद 1 होना चाहिए, तो 1 है, इसीलिए ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर 1 के अलावा कुछ और होगा, या 2 होता है या 3 3 3 होता है या 4 4 4 होता, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में हमें बहुत अच्छी तरीके से आ रही है कि जितना भी यूनिट मैट्रिक्स उन सबको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। उन सबको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, उन सबको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं है। इसीलिए जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। देखो तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, मगर क्या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 1 होना चाहिए। क्लियर है? उसी तरीके से मैंने आपको इसका भी बताया कि जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है वो सब डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मगर जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो स्केलर नहीं हो सकता है, जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई है? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल यूनिट मैट्रिक्स का लिख के देता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो इसको इरेज करके मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको लिख के देता हूँ। तो देखो एक यूनिट मैट्रिक्स का जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ताकि आप लिख लेना, उसको इंपॉर्टेंट है। तो देखो एग्जाम्पल में लिख के दे रहा हूँ यूनिट मैट्रिक्स का। तो जैसे कि एक मैट्रिक्स है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, और इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो आई, और ये कितना है? 3 है ना, 3/3 का ऑर्डर है, तो बस ये 3 कर देंगे। I3 लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको हम, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 का है। एक और एग्जांपल में लिख के देता हूँ आपको, जैसे कि एक मैट्रिक्स हमारा ये है कि 1 0 0 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? I2 लिखेंगे। तो जहाँ कहीं अगर I2 लिखा है, इसका मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये हमारा I का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2 का मतलब हो गया कि 2/2 का ऑर्डर होगा हमारा। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये हमारा जो है ये 7th था यूनिट मैट्रिक्स। आइए अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है, यानी कि 8 नंबर, वो क्या है कि जीरो मैट्रिक्स, या तो जीरो मैट्रिक्स बोलो, या नल मैट्रिक्स बोलो, और एम्प्टी मैट्रिक्स बोलो, और वॉइड मैट्रिक्स बोलो, सब एक ही नाम है। तो कहीं भी ऐसा कुछ लिखा रहे तो आप घबराना मत। तो जीरो मैट्रिक्स चाहे नल मैट्रिक्स हो, या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स हो, या वॉइड मैट्रिक्स, तो इसको किसको बोलते हैं? तो बोला कि अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स जीरो होगा, सब एलिमेंट्स जीरो, उसको हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। आपको मैंने पहले ही बताया था अभी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, ये हमारा, तो ये हो गया अभी 3/3 का ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है हमारा, और इसको जो डिनोट करते हैं ये कैपिटल लेटर ओ से भी हम लोग जो है डिनोट करते हैं, तो इसको ये जीरो मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आइए अब हम लोग चलते हैं नंबर 9 में, जो कि हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है? इक्विवेलेंट या कंपेरेबल हो, ये कब कहलाएगा हमारा? तो देखो टू मैट्रिसेस, कोई दो मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स है हमारा ए और एक मैट्रिक्स है हमारा बी, तो ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ठीक है ना, आर सेड टू बी कंपेरेबल मैट्रिक्स इफ दे आर द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम। तो देखो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दोनों इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे दोनों क्या है हमारा? कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा, या फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे कि एक ये मैट्रिक्स है हमारा 2/3 का, और एक ये मैट्रिक्स है हमारा 2/3 का, तो दोनों मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। ओके, नाउ सी, तो अब नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स या इक्विलिटी मैट्रिक्स। तो अब देखो ये इक्विलिटी मैट्रिक्स हो या फिर इक्वल मैट्रिक्स, ये कब कहेंगे? ये तब होगा हमारा कि देखो टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स हमारा इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, अगर उनका ऑर्डर्स इक्वल हो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उसका ऑर्डर तो इक्वल हो ही हो, साथ में उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारा ए मैट्रिक्स ये हो गया और बी मैट्रिक्स ये हो गया, तो इनका ऑर्डर तो इक्वल है ही है, साथ में इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ y 2 2 4 4 9 9 z। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो और ऑर्डर्स भी इक्वल हैं तो हम लोग उसको कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स या इक्विलिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 11th टाइप जो है हमारा
मैट्रिक्स का वो देख लेते हैं। 9th क्या है हमारा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखो अगर कोई एक मैट्रिक्स है हमारा, देखो ये मैट्रिक्स है हमारा, जिसका एलिमेंट क्या है A11 A12 A13 A21, ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो ऊपर वाला दिख रहा हो यानी कि A12 A13 और A21, ये जो अपर जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, समझना बात को, ये रहा हमारा प्रिंसिपल डायगोनल ये रहा, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट अगर हमारा जीरो हो जाए, देखो ये एलिमेंट हमारा जीरो, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मगर एलिमेंट्स कौन सा लेना है हमें? ऊपर वाला, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला जो है हमारा जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो होंगे, तो हम लोग बोलेंगे ये है, इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखो इसमें क्या होगा कि आपको एक ट्रायंगल तरह के देखिए का इसे एक फॉर्म नजर आ रहा होगा, देखो एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ना, तो ये इसको कहेंगे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट्स जब जीरो हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यही बात मैंने लिख दिया कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements above the principal diagonal are जीरो, यानी कि ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाए, और कॉल्ड क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका क्या हो जाए कि Aij इज इक्वल टू जीरो हो, Aij जीरो हो, मगर कौन सा Aij जीरो हो? वो वाला सिर्फ Aij जीरो हो वेयर में लिख दे कि I इज लेसर देन J, I जो है हमारा J से छोटा हो। अगर जो I में J से छोटा है वो सब जीरो हो जाए तो हमारा हो जाए। देखो तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, I मेरा कहाँ छोटा है? I मेरा यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है। यहाँ पे देखो यहाँ I दोनों बराबर है, तो यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा, I यहाँ भी छोटा है यहाँ J बड़ा है, I यहाँ छोटा J बड़ा है। बस यही तीन के बारे में होगा बात, बाकी तो और किसी में नहीं होगा। बाकी यहाँ पे J बड़ा हो जाएगा, J बराबर है, ये सब, मगर I हमारा छोटा यहाँ पर है, I छोटा यहाँ पर, I छोटा, यानी कि यही तीन की बात हो रही। तो यही तीन की बात हो रही थी, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यानी कि Aij इज इक्वल टू मेरा जीरो हो, मगर वो Aij में क्या हो कि I हमारा लेसर देन J हो, सिर्फ वो वाला Aij अगर जीरो होगा उसको हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसका जस्ट रिवर्स, जस्ट उल्टा है हमारा, कि ये अगर मैट्रिक्स है तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल है तो उसके लोअर वाला जो जितना भी एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के जितना भी लोअर वाला जो एलिमेंट्स है वो हमारा जीरो होगा। तो ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा। तो ये कहलाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसी बात को यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, जिसका सारा एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाला, नीचे वाला आर जीरो होगा, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यही हो गया। इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि जिसका क्या हो Aij इज इक्वल टू जीरो हो, मगर वहाँ पर I क्या हो? बड़ा होना चाहिए J से। तो देखो ये सारा I हमारा बड़ा होगा, यहाँ देखो ना, ये I देखो 2 है, J छोटा है, I बड़ा है, J छोटा है, ठीक है। यहाँ भी देखो I बड़ा है, J छोटा है। तो ये तीनों एलिमेंट्स, यानी कि तीनों एलिमेंट्स हमारा क्या होगा कि जब जीरो हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर वाला जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो हो जाएं, देन दैट विल बी कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये इतने थे आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, यानी कि 3.1 NCERT का, उसका हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज ये कवर हो जाएगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा। फर्दर जब NCERT कवर हो जाएगा तो मैं आपको RD शर्मा का भी जो है वो भी मैं कवर कर दूंगा, RD शर्मा और RC कवल से भी मैं आपको कवर कर दूंगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए मैं, और बच्चों का डिमांड भी है सर कि NCERT पहले कवर कर दीजिए। तो मैं पहले आपको NCERT का सारा सोल्यूशन दे देता हूँ, देन मैं उसके बाद अदर रेफरेंस बुक का भी RD शर्मा का मैं वोट करवा लूँगा, जो सबसे ज़्यादा वोट जिसमें आएगा मैं उसको जो है सोल्यूशन करवा के आपको दे दूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक किए बगैर बिल्कुल ना जाए। अपने दोस्तों को इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और तो फिर ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, यानी कि इसी के एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।